जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विस मेंस एग्जाम 2025 का हो चुका है। हो सकता है आपने कहीं और भी ये पेपर देख लिया हो, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यकीन मानिए लास्ट तक आप ये अवश्य कहेंगे कि ये पेपर देख लिया मैंने, ये वीडियो देख लिया, बहुत अच्छा किया। ये व्यूज के लिए नहीं है, सीरियसली जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं व्यूज के लिए ये बातें नहीं कहता हूँ। जो सच है वही बताता हूँ। आप एक बार 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा कि बातें आप तक पहुंच रही हैं। जीएस पेपर 1 जिसके अंतर्गत 3 चीजें होती हैं। एक तो इतिहास आपका, चाहे वह भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, चाहे कला एवं संस्कृति हो, तो इतिहास हो गया। दूसरा भूगोल होता है और तीसरा समाज सोसाइटी होता है। 3 घंटे का पेपर है, 250 अंकों का होता है, ये सब आपको पता होगा। आप देखिए बहुत लोग कह रहे हैं सरल पेपर था, क्या सरल पेपर था? देखते हैं। और आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना मुझे पढ़ना है मेंस में? कई लोग कहते भी हैं प्रीलिम्स ज्यादा टफ होता है। मेंस में अगर आपके पास राइटिंग, स्पीड, ये 2 चीजें हैं तो आप अच्छे से मेंस कर ले जाओगे। तो राइटिंग और स्पीड का मतलब है लिखने पे फोकस करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो हड़प्पा आप सब पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। वास्तुकला भी उसकी आपने पढ़ी है। सबसे बढ़िया वास्तुकला अगर हम कहें तो मोहनजोदड़ो का वो स्नानागार, लोथल का आप गोदीवाड़ा देख लो, ओल्ड। तो ऐसे बाकी आर्किटेक्चर, इतने बढ़िया मकान बने हैं, इतनी अच्छी सड़कें बनी हैं। तो आर्किटेक्चर जो है उसकी विशेष पहलू, साइलेंट फीचर बताने हैं। और मुझे लगता है ऐसा ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, साइलेंट फीचर और सिंपल हेडिंग भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, हेडिंग ही यही होती है, साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन हम बहुत इजी में रखेंगे, ये सबको पता होगा। ठीक है, आप भी देखिए कि क्या आपको ये क्वेश्चन पता है। अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन 20 में से आपको पता है। मतलब पता है मतलब हाँ, आप कर लोगे अगर करना हो। और जो है वह चाहे तो इसको लिखे भी, इन आंसर्स को करना चाहिए जो भी पेपर देने वाले हैं उनको। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण करो। अब देखो ये वर्ड लिखा है परीक्षण करो, एग्जामिन। तो मान लो मैं आपकी कॉपी को एग्जामिन करता हूँ, जब परीक्षण करता हूँ तो क्या उसमें सब बढ़िया बढ़िया करता चला जाता हूँ? एग्जामिन का मतलब क्या होता है, परीक्षण का मतलब क्या होता है? चेक करो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बतानी वहां। ठीक है, चेक करना है कि क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, और वह भी 150 शब्दों में। तो ये शब्दों पर भी विशेष ध्यान रखो कि क्या करना है। तो अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलू, आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एग्जामिन मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रिलीजन सिंक्रेटिज्म। मतलब अकबर का जो समन्वयतावादी दृष्टिकोण है धार्मिक का, वो बहुत चर्चा में रहता है कि अकबर ठीक था बाबर से, औरंगजेब से, क्योंकि अकबर ने ये भी किया, वो भी किया, ये ऐसा किया, वैसा किया। तो अकबर का जो धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलू हैं, ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि आदमी को वहां सोचना पड़े। आदमी पढ़ेगा और तुरंत लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। स्कल्प्टर्स फिल्ड द चंदेला आर्ट फॉर्म विद रेजिलेंट विगर एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो चंदेल कला, चंदेल वंश आप जानते हैं कहां पर है। उनके जो मूर्तिकार हैं, यानी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो चंदेल कला है उसको व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। ये क्वेश्चन कुछ लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा सा है नहीं नोट्स में। अगर आपके नोट्स में नहीं होगा या आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी तो थोड़ा सा टफ भले लगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाँ कि। और वैसे भी अगर 20 में आपको 15 भी बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो 5 एवरेज भी आते हैं तो काम चल जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। अब 3 हो गए आपके इतिहास से, चौथा है आपका ज्योग्राफी से। देखो कितना प्रेडिक्टेबल है। जलवायु परिवर्तन, कोई नया क्वेश्चन है नहीं, जलवायु परिवर्तन पे तो आना चाहिए। और समुद्र स्तर में वृद्धि, समुद्र स्तर में कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, आपने पढ़ा ही होगा, करंट अफेयर्स में रहता है। कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उदाहरण के साथ चर्चा करो। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें कहा जाता है जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा समस्या उनको आएगी जो द्वीप है, छोटे छोटे। आपने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल का मतलब 2-3 साल पहले, इंडोनेशिया ने एक द्वीप से अपनी राजधानी को दूसरे द्वीप पर शिफ्ट किया है। क्यों शिफ्ट किया एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर? क्योंकि पहले जिस द्वीप पर राजधानी थी वहां ऐसे संकट मंडराने रहे लगे थे। तो एक उदाहरण वहां से भी आप ये बता सकते हो एक लाइन में कि ऐसा इंडोनेशिया ने हाल फिलहाल में किया है। तो समुद्र परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है,
तो आप ये जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, मतलब करंट अफेयर्स में अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने भी पूछा होगा ऐसा क्वेश्चन कि द्वीप को कैसे प्रभावित कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, 5 क्वेश्चन। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां। अब गैर कृषि गतिविधियों में कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या है आप सबको पता है। ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण भी बताने हैं। अब देखो भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताओ माउंटेन्स पे क्या सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, जितनी भी गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां हैं, नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, वह सब पहाड़ों पे हो जाएंगी क्या, और वही सब क्या उत्तर भारत के विशाल मैदान में हो जाएंगी, वही सब क्या रिजल्ट में हो सकती है, वही सब क्या तटीय मैदान में हो सकती है, नहीं। भौगोलिक विशेषताओं के हिसाब से ही, जियोग्राफिक फीचर के हिसाब से ही तो गैर कृषि हो चाहे कृषि गतिविधियां हो, वह सब उसी के हिसाब से तो होंगी ना, हर जगह पे एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन टफ है बहुत, नहीं। जिसको गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां पता है तो वह बता देगा भौगोलिक विशेषताएं किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक है, उदाहरण बहुत उदाहरण है, आप कोई भी 2-3 उदाहरण लिख सकते हो, आसान क्वेश्चन कंसीडर किया जा सकता है मेरे हिसाब से। मैं ये अपने विचारों से बता रहा हूँ, हो सकता है आप अभी नए नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो यूपीएससी के, तो आपको लग रहा हो ये क्या है। आप जब 1-2 साल तैयारी कर लेंगे तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस ये देखिए क्वेश्चन सच में ठीक ठाक आते हैं मेंस में, या बहुत टफ आते हैं या बहुत इजी आते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 3 चीजें हैं। पहली बात तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, और वहीं से कहीं ना कहीं यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं बहुत बड़ी घटित हो रही हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके 2 पहलुओं पे बात करनी है और सिर्फ लाभों पर बताना है। देखो पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक, हमें कैसे आर्थिक लाभ है और कैसे पारिस्थितिक लाभ है उनकी व्याख्या करनी है। हमें हानि नहीं बतानी कि इससे ये नुकसान होगा, सिर्फ लाभ बताने हैं, उदाहरण के साथ बताने हैं। और पारिस्थितिक तो अब 50 बता देंगे, आर्थिक लाभ भी बताना है। पारिस्थितिक तो बहुत है इकोलॉजिकल, लेकिन आर्थिक लाभ भी बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जो भी तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से। 7 नंबर क्वेश्चन, सुनामी क्या है, कोई टफ क्वेश्चन है। सुनामी क्या है, आराम से एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, और नहीं भी लिखा है तो आप सुनामी बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपने नहीं पढ़ा है तब भी बता सकते हो कि सौर ऊर्जा से, सौर उत्पादन से हमें क्या लाभ है। ठीक है, ऐसे सुनामी क्या है तो पता होता है, वे कैसे और कहाँ बनती हैं ये बताना है कि क्या ये तटों पर बनेंगी, क्या ये महासागरों में बनेंगी, क्या ये नदियों में बनेगी, कहाँ सुनामी क्या है और वह कैसे और कहाँ बनती है। 3 क्वेश्चन हो गए, पहला सुनामी क्या है, दूसरा कैसे, तीसरा कहाँ बनती है, चौथा उनके परिणाम क्या हैं। और ये सब उदाहरण सहित बताने हैं 150 शब्दों में। यानी आपको 150 शब्दों में बताना है सुनामी क्या है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, परिणाम क्या है, और सबके उदाहरण भी बताते रहना है। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्मार्ट शहर जो बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, ये जो हैं, जो भारत में स्मार्ट शहर हैं, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं। जो भारत में स्मार्ट शहर हैं वह इन 2 मुद्दों को कैसे संबोधित करते हैं। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं, क्या स्मार्ट शहर सिर्फ बढ़िया रोडें, बढ़िया लाइट, बढ़िया पानी और बढ़िया बिल्डिंग्स बनाने से हो जाएंगे क्या, नहीं। उसके लिए आपको यह भी देखना होगा क्या स्मार्ट शहर में शहरी गरीबी कितनी है भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ गरीब गरीब है, दूसरी तरफ अमीर अमीर है, अमीरों की तरफ बढ़िया सा शहर बना के बढ़िया रोड चकमक चकमक जगमग जगमग हो रही है और आपने स्मार्ट शहर घोषित कर दिया, ऐसा तो नहीं है। उससे क्या वितरणात्मक न्याय के मुद्दे को कुछ मिल रहा है, फायदा हो रहा है क्या। तो भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है, ये आपको बताना। और ये मैं पहले से नहीं देख रखा है पेपर, मैंने भी पहली बार ही ये देख रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचेगा मैं पहले से तैयार करके आया हूँ, आपके सामने पहली बार ही ये पेपर मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला बाकी सब काम में। तो आज इसको पहला करा देंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा आप कंपलसरी हिंदी साहित्य सारे पेपर धीरे धीरे कराते रहेंगे।
आप लास्ट में बताइएगा कमेंट करके, आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा, टफ लगा। आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे अगर आप एग्जाम में होते तो। 9 क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो सिविल सर्विस है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, वह कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो प्रोफेशनलिज्म, कहते हैं ना प्रोफेशन है हमारा, और दूसरा ये नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस का भी कॉम्बिनेशन है। यानी व्यावसायिकता, कहते हैं ना ये मेरा प्रोफेशन है, तो यहाँ कहा गया है सिविल सेवा या सिविल सर्विस केवल प्रोफेशन नहीं है, और प्रोफेशन और राष्ट्रवादी चेतना का मिला जुला रूप है। कई बार कहते हैं ना कि आप यूपीएससी क्यों दे रहे हैं, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो कह देते हैं देश की सेवा करनी है, मुझे देश की जनता की सेवा करनी है। तो वही राष्ट्रवादी चेतना और प्रोफेशन दोनों का मिला जुला रूप है। तो ये उदाहरण देकर आपको समझाना है कि हाँ, भारत में सिविल सेवा का जो एथोस है वह व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का संयोजन है। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, क्या आपको लगता है वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? यानी जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन बार बार शब्द यूज होता है, आपने भी सुना है, 1991 के बाद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है भारत में। तो क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? क्या वैश्वीकरण सिर्फ इसलिए वैश्वीकरण कि उपभोक्ता कंज्यूमर मिल जाए, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, क्या ऐसा है? उत्तर की पुष्टि कीजिए। डू यू थिंक, आपसे पूछा गया, क्या आप सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? यानी ग्लोबलाइजेशन को कंज्यूमर से कनेक्ट किया गया। और वैसे भी देखो ना, ग्लोबलाइजेशन में इंडिया इतना ज्यादा क्यों सबके जवान पे रहता है? क्योंकि इंडिया में इतना कंज्यूमर है। आप यूट्यूब देख लो, आप इंस्टा देख लो, आप टिकटॉक जो बैन हो गया है, उससे पहले जब चलता था, आप कोई भी चीज देख लो, कितना कंज्यूमर है, कितना कंज्यूम करने वाले लोग हैं भारत में। क्या ग्लोबलाइजेशन का परिणाम केवल कंज्यूमर से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सभी क्वेश्चन इजी भी नहीं आते हैं। तो मैंने बोला अगर 15 भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से आते हैं तो आप बाकी क्वेश्चन एवरेज करके काम कर सकते हैं। ठीक है। 11 नंबर, कितना प्रेडिक्टेबल, कितना आसान क्वेश्चन देखो। महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे आपको लिखना है। महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक है, आप सब जानते हैं, समाज सुधार प्रयास उन्होंने किए, तो उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर कन्याओं के लिए बढ़िया सा विद्यालय भी ओपन किया था। लेखन, उनकी किताब कई एग्जाम्स में आती रहती है, आपने भी पढ़ी है। समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है, चर्चा कीजिए। तो आप महिलाओं की बात कर सकते हैं, आप दलित की बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि अन्य देशों के भी तबकों की बात वो किए हैं। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, जो भी 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। 12 क्वेश्चन, राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। यानी भारत का सुदृढ़ीकरण बताना है आजादी के प्रारंभिक काल में, और उसने खुद लाइंस दे दी कि राज्यतंत्र के समय बताओ, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बताओ, शिक्षा और इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में बताओ। ट्रेस इंडिया कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज इंडिपेंडेंस इन टर्म ऑफ पॉलिटी के टर्म में बताओ, इकोनॉमी के टर्म में, एजुकेशन के टर्म में, इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म में। तो ये भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। ये भी आप बता सकते हो आजादी के प्रारंभिक काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई या क्या क्या हुआ। ठीक है। ये क्वेश्चन स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण पुनर्गठन, ये टॉपिक भी आपका जीएस फर्स्ट में लगा हुआ है हिस्ट्री में। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया है वर्ल्ड हिस्ट्री से, आसान क्वेश्चन आता है। समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी समकालीन जो आजकल का विश्व है उसको फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, कब हुई थी? 1789 में हुई थी। उसके बाद नेपोलियन आया था, वाटरलू की क्रांति हुई थी 1814-15 में,
तो वहां जो समस्याएं थी, क्या आज भी वही समस्या है? वह क्रांति थी, वह आज कैसे है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रिलीवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक्सप्लेन करो। तो आपको उदाहरण देकर समझाना है कि देखो वहां भी, यहाँ भी, वहां भी, यहाँ भी, वहां भी, यहाँ भी, तो कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज भी रिलीवेंट है, ये आपको बताना है। 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। आप फ्रांसीसी क्रांति ले लो, रशिया क्रांति ले लो, अमेरिकन क्रांति ले लो, फिर वो लेनिन और आपका कौन था वो तानाशाह, नाम देखो याद नहीं आ रहा इसका, कार्ल मार्क्स ले लो, और जो तानाशाह आपको याद आ गया होगा वो ले लो, नेपोलियन ले लो। इन सभी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंपल से। किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो, 20-25 पेज का, पढ़ लो, समझ लो, आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए, वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है? तो अपतटीय तेल भंडार, आप देखो तेल भंडार का इतना सब चल रहा है, रसिया से तेल खरीद रहे हो, ना खरीदो, यहाँ से खरीदो, वहां से खरीदो, इससे तेल नहीं खरीद सकते। तो ये क्वेश्चन बनना कोई अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है नहीं। इतना ज्यादा तेल 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 हो रहा है कि क्वेश्चन बनने में संभावना है भाई। अब क्या बनेगा वो यूपीएससी जाने, लेकिन क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो पूछा गया। तो विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण, तो पहले तो जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व, फिर आपको ये भी बताना है तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑनशोर अक्रेंस ऑफ ऑयल रिजर्व। क्वेश्चन टफ है? नहीं टफ है, जो भी पढ़े हैं उन्हें पता है क्वेश्चन आसान है, इतना टफ नहीं है कि हो ना पाए। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में जीआईएस, जीआईएस और आरएस टेक्निक्स के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद जीआईएस एंड आरएस टेक्निक इन लोकलाइजेशन या लोकेशनल एंड एरिया प्लानिंग? आप लोकेशन और एरिया प्लानिंग में कैसे एआई और ड्रोन का यूज करते हुए जीआईएस और आरएस टेक्निक के साथ यूज कर सकते हो। तो स्थानीय और क्षेत्रीय योजना जब बनाओ तो जीआईएस आरएस तकनीक के साथ कैसे एआई और ड्रोन का उपयोग कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कोई अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, एआई ड्रोन पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है। अब वो किस एस्पेक्ट पे पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, किस जगह पर देकर पूछेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। बाकी स्थानीय क्षेत्रीय योजना हो, चाहे खेती हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, एआई और ड्रोन तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। आपको एआई और ड्रोन पे हर एंगल से क्वेश्चन बनने की संभावना पे काम करना चाहिए, क्योंकि एआई ड्रोन पे कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि आदमी देख के चौंक जाए, ऐसा क्वेश्चन एक दो भी नहीं है जी आदमी देख के चौंक जाए ये क्या आ गया, ऐसा मेंस में बहुत कम होता है, रेयरली होता है कि चौंक जाओ कि ये क्या आ गया। प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन में होता है कि ये क्या आ गया। चर्चा कीजिए, ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों के टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। डिस्कस हाउ द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स, यानी कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन के शेप और साइज में जो चेंजेस हो रहे हैं ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल मासेस। टफ क्वेश्चन है नहीं है ना? आपने अगर जियोग्राफी एनसीईआरटी से भी की है या यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा, तब भी आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्टिनेंट और ओशियन बेसिन है उसके शेप और साइज में चेंजेस आ रहे हैं। आप सबसे आसान अगर मैं बताऊं तो आप पढ़ते होंगे या सुनते होंगे, हिमालय दिनों दिन बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। आप ये विस्तार शब्द भी बहुत सुने होंगे जियोग्राफी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं था, बहुत टफ था कि आप, और वैसे भी अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कैसा भी लिखो 15 में 15 नहीं आएंगे। ठीक है, 17 नंबर, भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। टफ क्वेश्चन है, प्रयागराज में कुंभ हुआ, गंगा नदी बेसिन के किनारे है, संगम में है, तो वहां से क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनना था। दिमाग में आया, ये बना दिया कि गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण है, जो घनत्व है उसको बताना है भूमि, मिट्टी और जल संसाधन के विशेष संदर्भ में। तो जनसंख्या कहाँ होगी? जहां पानी होगा। आप देखिए, सबसे पहले अगर हमें
मिलता है एग्जाम्पल तो वह नर्मदा बेसिन का मिलता है। हमने एनसीईआरटी 6th क्लास की पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया, प्लेलिस्ट पर सेव कर ले सकते हैं अगर देखना हो तो, कि नर्मदा से शुरुआत हुई। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो, क्या नाम है? इंडस। इंडस क्या है? नदी। तो पानी जहां होगा वह जनसंख्या सबसे बढ़िया होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिट्टी बढ़िया है, भूमि बढ़िया है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो आप एनसीईआरटी या कहीं भी पढ़ते रहो आपको समझ में आएगा, इसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। क्यों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में है? क्योंकि वहां गंगा है, वहां पानी बढ़िया है। पानी बढ़िया है तो वो अपने साथ गाद लाता है, वो अपने साथ और बढ़िया मिनरल्स लाता है, वो बहुत बढ़िया उर्वरा भूमि कर देता है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। 18 नंबर। देखो समाज से 3-3 क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-4 क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री से आ जाते हैं, या समाज से 4 आ जाए, मतलब तीनों का इक्वल वेटेज है। और आप हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते हो, सोसाइटी उतना नहीं पढ़ते, जबकि सोसाइटी को भी उसकी इक्वल वेटेज रखना चाहिए आपको। आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। मैं जब अपने शहर में रहने आया था तो कुछ इधर उधर फास्ट फूड की दुकानें मिल जाती थी, एक आध कबाब पराठा की दुकान मिल गई, और ज्यादातर समोसा और मिर्चा और ब्रेड पकौड़ा की दुकानें होती थी, वो भी इतनी ज्यादा नहीं। आज आप देखो, हर दूसरी गली में आपको बिरयानी, वेज बिरयानी मिल जाएगा, स्प्रिंग रोल मिल जाएगा। ठीक है। तो यह भी पता है उससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ रही है। कोई अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है कि सर ये क्या आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। समाज के बारे में कितना अच्छा क्वेश्चन, आज के जीवन का सबसे बढ़िया मैं आज के पेपर का क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समाज से रिलेट है और सबसे आवश्यक क्वेश्चन बनता जा रहा है कि आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद, ये भी पता है फास्ट फूड से चिंताएं बढ़ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, फिर भी फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं। एक ठेला लगता था इस रास्ते पे जहां से मैं निकलता हूँ, आज 6 ठेले लग रहे हैं। समझ में? आज 6 के 6 बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। एक तो सोने की चेन पहन के बिजनेस कर रहा है भाई, तो याद आ जाता है कि पकौड़े तलो वाला डायलॉग, सच कहते थे क्या? हमारे कई दोस्त इस विचार में है कि हम भी एक ठेला लगा ले क्या। नहीं, ये सीरियसली बात सही बता रहा हूँ। आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद भी फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप पर छोड़ा गया, कोई पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे भी इसका क्वेश्चन कर सकते हो। अपने अनुभव से बताओ और उदाहरण भी दो क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है। आप कैसे देखते हैं? आपको सब कुछ बताना है। आसान क्वेश्चन में कहूंगा, अगर आपके पास थिंकिंग प्रोसेस है, आप अपनी चीजों को सही से लिख पा रहे हो तो हो जाएगा। 19, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है। टिप्पणी कीजिए। कोई बड़ी बात है? जो पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना, तो पर्यावरण पर जोर भी देना है, सतत विकास भी हासिल करना है, तो ये गरीबों को कैसे अप्रभावित नहीं करेगा? गरीबों को प्रभावित करेगा। कैसे? मान लो मेरे पास 1000 रुपए थे, अब वह मैं गरीबों को दे सकता था, मेरे पास मतलब देश के पास मान लो 1000 रुपए थे, वह गरीबों के गरीबों को कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुहैया कराने में दे सकता था। लेकिन उसको एक काम ये आ गया एक्स्ट्रा, जो मैंने उसने सोचा ही नहीं था। भाई आपको पर्यावरण संरक्षण भी करना है, आपको सतत विकास भी हासिल करनी है। तो पर्यावरण संरक्षण में जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर उधर पैसा ना खर्च होता तो वह गरीबों पे खर्च हो सकता था ना? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर पैसा उतना ही है और हमें पर्यावरण संरक्षण पे जोर देना है, तो गरीब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उनकी जरूरतों के साथ टकराव होगा ही होगा। आप इसके कई एग्जाम्पल सोच सकते हैं। ठीक है। तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए 20, लास्ट क्वेश्चन। क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, एक विस्थापन, एक पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त करो। तो डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस, दो जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और रिहेबिलेशन हो रहा है। गिव योर ऑप्शन, ओपिनियन। क्वेश्चन करंट अफेयर्स में रहते हैं, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जनजातीय विकास हो रहा है, अब सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, मान लो वहां कोई रहता था तो उसका पुनर्वास होगा, उसका विस्थापन होगा ही होगा।
और भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनजातीय विकास। ये जनजातीय विकास समाज में ना आएगा ऐसा सोच रहे हो अगर आप, तो गलत है। समाज में जनजातीय विकास हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिलाओं पे क्वेश्चन हो, चाहे दलितों पे क्वेश्चन हो, बैकवर्ड पे क्वेश्चन हो, और जो भी लोग हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको पढ़ के तैयार करके रखने चाहिए। एडिटोरियल अगर इन पे कोई आ रहा है तो आपको एक अलग कॉपी बनाकर उनको कहते हैं ना शॉर्ट नोट्स की तरह बनाकर रखो। समाज पे आप उतना फोकस नहीं करते हो, सोसाइटी पे उतना फोकस नहीं करते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे बहुत फोकस करते हो, जबकि आपको तीनों इक्वल करना चाहिए। और सोसाइटी ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं अच्छे से, सोसाइटी पे ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां दिमाग पे क्वेश्चन बनेगा। देखो ये दिमाग से आप थोड़ा बहुत हल कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जियोग्राफी और हिस्ट्री के जो आपके ज्ञान होगा, पढ़ा होगा, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये पेपर है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा पेपर लगा। मुझे तो इतना टफ नहीं लगा कि हाँ बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, लेकिन आपको क्या लगा, क्योंकि मैं 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे लिए टफ नहीं होगा। आप बताइए, आप 20 में से अगर आप आज करना चाहें पेपर तो कितने कर सकते हैं? अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर लिखकर देखना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको वीडियो मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।